वेलकम एवरीवन। आज हम वेटरनरी फार्माकोलॉजी के डिस्कशन में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टूल बॉक्स को डिटेल में समझेंगे, जहां हम स्पेसिफिकली एंटी डायरियल्स और फ्लूइड थेरेपी पर फोकस करेंगे। डायरिया को प्रॉपरली समझने के लिए सबसे पहले गट को एक प्लम्बिंग सिस्टम की तरह देखना होगा, जहां हेल्दी स्टेट में फ्लूइड एब्जॉर्प्शन और फ्लूइड सिक्रीशन परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं। जब डायरिया होता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में एक लीक डेवलप हो गया है, जहां गट में फ्लूइड सिक्रीशन या फ्लूइड लॉस बॉडी की नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। जब कोई पेशेंट क्लिनिक में डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है तो हमारा पहला काम होता है इस लीक की नेचर को डायग्नोज करना बाय कैटेगराइजिंग इट इनटू अक्यूट या क्रॉनिक डायरिया। अक्यूट डायरिया का मतलब होता है सडन ऑनसेट फ्लूइड लॉस, जिसमें इमीडिएट सिम्टोमैटिक थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, जबकि क्रॉनिक डायरिया प्रोलॉन्ग्ड या रेकरेंट होता है और इसमें अंडरलाइंग रूट कॉज का स्पेसिफिक डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है। किसी भी स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग का यूज करने से पहले हमारी एब्सोल्यूट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या ओआरटी। ये एसेंशियल थेरेपी लॉस्ट फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करती है, भले ही ये डायरेक्टली डायरिया को स्टॉप नहीं करती। इफेक्टिव ओआरटी में सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओआरटी की इफेक्टिवनेस का कोर रीजन है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एंटेरोसाइट ट्रांसपोर्टर्स को सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ चाहिए होते हैं ताकि ट्रांसपोर्टर अनलॉक हो सके। और खास बात यह है कि ये मैकेनिज्म मॉडरेट विलस डैमेज के बाद भी फंक्शनल रहता है। जब ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो वाटर एक्टिवली गट लूमेन से बॉडी के अंदर पुल होता है, रिस्टोरिंग हाइड्रेशन। बेसिक हाइड्रेशन सिक्योर करने के बाद हम अपने एंटी डायरियल टूल बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो मेनली 4 फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। ओपिएट्स और ओपियोइड्स गट ब्रेक्स की तरह एक्ट करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स स्पिगेट टाइटनर्स का काम करते हैं। प्रोटेक्टेंट्स और एड्सॉर्बेंट्स गट शील्ड्स प्रोवाइड करते हैं। और एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स फ्लूइड स्टॉपर्स की तरह फंक्शन करते हैं। सबसे पहला ग्रुप है ओपिएट्स और ओपियोइड्स, जो गट के ब्रेक्स होते हैं और अक्यूट डायरिया के लिए सबसे इफेक्टिव सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट माने जाते हैं। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज को इनहिबिट करके इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को स्लो करते हैं और म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स के थ्रू फ्लूइड अब्जॉर्प्शन को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। इसका रिजल्ट होता है इंक्रीज्ड सेगमेंटेशन विद डिक्रीज्ड प्रोपल्सिव मोटिलिटी। इंपॉर्टेंट ओपियोइड ड्रग्स में लोपेरामाइड और कोडीन इंक्लूड होते हैं। लोपेरामाइड एक सिंथेटिक पिपिरिडीन है जिसका सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन बहुत लो होता है और ये सीएनएस में नेग्लिजिबल एंट्री करता है। इसलिए ये सेफली गट सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और एनल स्फिंक्टर टोन इंप्रूव करता है। कोडीन पेरिफेरल इंटेस्टाइन पर एक्ट करता है, लेकिन सीएनएस इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए डिपेंडेंस रिस्क के कारण इसका शॉर्ट टर्म यूज ही प्रेफर्ड है। दूसरे इंपॉर्टेंट ओपियोइड एजेंट्स हैं डाइफेनॉक्सिलेट और पैरेगोरिक। डाइफेनॉक्सिलेट, जो लोमोटिल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और अब्यूज प्रिवेंशन के लिए इसमें सब थेरेप्यूटिक एट्रोपिन ऐड किया जाता है। पैरेगोरिक, जो कैम्फोरेटेड टिंक्चर ऑफ ओपियम है, डॉग्स और कैट्स में यूजुअली 2 to 3 टाइम्स डेली और लार्ज एनिमल्स में वंस डेली दिया जाता है। यहाँ एक क्रिटिकल वेटनरी अलर्ट याद रखना बहुत जरूरी है। कैट्स में ओपिएट्स स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं क्योंकि ये सिवियर एक्साइटेटरी रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं। साथ ही किसी भी स्पीशीज में एक्सेसिव गट स्लोइंग इन्फेक्शियस डायरिया के केसेस में पैथोजेंस को ट्रैप कर सकता है, लीडिंग टू बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब दूसरा क्लास है एंटीकोलिनर्जिक्स, जो जीआई ट्रैक्ट के स्पिगेट टाइटनर्स कहलाते हैं। ये एसिटाइल कोलिन ब्लॉक करके बेसल जीआई सिक्रीशंस और बोथ प्रोपल्सिव एंड नॉन प्रोपल्सिव मोटिलिटी को इनहिबिट करते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं मेथस्कोपोलामीन, अमीनोपेंटामाइड, प्रोपैंथिलीन और आइसोप्रोपामाइड। ऑल्दो एंटीकोलिनर्जिक्स जीआई स्पैज़म्स को रिलीव करने में इफेक्टिव होते हैं, डायरिया ट्रीटमेंट में इनका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्वेश्चनेबल है, क्योंकि डायरिया जनरली हाइपरमोटिलिटी नहीं बल्कि फ्लूइड इम्बैलेंस का इशू होता है। इनके एडवर्स इफेक्ट्स में जेरोस्टोमिया, जेरोफ्थैल्मिया, टैकीकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन और पैरालिटिक इलियस इंक्लूड होते हैं। ग्लोकोमा पेशेंट्स में ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तीसरा मेजर कैटेगरी है प्रोटेक्टेंट्स और एड्सॉर्बेंट्स, जो गट शील्ड्स की तरह काम करते हैं। ये इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा को फिजिकली कोट करते हैं और टॉक्सिन्स को बाइंड या एड्सॉर्ब करते हैं। लेकिन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूल की कंसिस्टेंसी इंप्रूव होने के बावजूद एक्चुअल फीकल वाटर लॉस कंटिन्यू कर सकता है, जो डिहाइड्रेशन को मास्क कर सकता है।
क्लासिक प्रोटेक्टेंट एग्जाम्पल है कियोलिन पेक्टिन कॉम्बिनेशन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिम्टोमैटिक थेरेपी है जो डॉग्स, हॉर्सेज, कैट्स, बर्ड्स, काउज और पिग्स में सेफली यूज की जा सकती है। इसमें 20% हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट कियोलिन और 1% पॉलीगैलेक्टिरोनिक एसिड पॉलीमर पेक्टिन होता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली हर 4 से 6 घंटे होती है। बिस्मिथ सब सैलिसिलेट एक डुअल एक्शन प्रोटेक्टेंट है जो एड्सॉर्बेंट के साथ साथ एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट भी देता है बाय एक्टिंग एज एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके 2 मेजर वेटरिनरी अलर्ट्स याद रखें। पहला, ये फीसीज को डार्क कलर देता है जो मेलेना नहीं होता। दूसरा, सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी के कारण ये कैट्स में कभी यूज नहीं करना चाहिए। फाइनल कैटेगरी है एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स जो डायरेक्टली गट के इंटरनल फ्लूइड लीक्स को स्टॉप करते हैं बाय टारगेटिंग सेक्रेटरी सेल्यूलर पाथवेज। बिस्मिथ सबसैलिसिलेट और लोपेरामाइड दोनों में सेकेंडरी एंटी सेक्रेटरी एक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पूरे जीआई टूलबॉक्स को सिंथेसाइज करें तो ओपिएट्स जैसे लोपेरामाइड और लोमोटिल एसिटलकोलिन इनहिबिशन के थ्रू ट्रांजिट स्लो करते हैं बट कैट्स में डेंजरस होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे प्रोपैंथिलीन बेसल सेक्रीशंस ब्लॉक करते हैं लेकिन ग्लॉकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। प्रोटेक्टेंट्स जैसे कियोलिन पेक्टिन म्यूकोसल कोटिंग और टॉक्सिन एब्जॉर्प्शन करते हैं, जबकि बिस्मिथ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन के थ्रू सेक्रीशन रिड्यूस करता है लेकिन कैट्स के लिए टॉक्सिक है और डार्क फीसीज प्रोड्यूस करता है। प्रैक्टिकल क्लिनिक फ्लोर पर डिसीजन मेकिंग का सीक्वेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1, हाइड्रेशन सिक्योर करो विद ओआरटी। स्टेप 2, अक्यूट या क्रॉनिक कॉज असेस करो और बैक्टीरियल रिस्क इवैल्यूएट करो। स्टेप 3, अप्रोप्रिएट टूल चूज करो, ब्रेक्स, शील्ड्स या प्लग्स। स्टेप 4, स्पीशीज वेरिफिकेशन करो ताकि फेटल कॉन्ट्राइंडिकेशंस अवॉइड हो सके, स्पेशली कैट्स में। 2 मेजर क्लिनिकल पिटफॉल से बचना बहुत जरूरी है। पहला है एड्सॉर्बेंट इल्यूजन। फॉर्म्ड स्टूल का मतलब ये नहीं कि डिहाइड्रेशन रिजॉल्व हो गया है, इसीलिए ओआरटी कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरा है मोटिलिटी मिसस्टेप। एंटीकोलिनर्जिक्स का इर्रेशनल यूज डायरिया को और वर्सन करके पैरालिटिक इलियस कॉज कर सकता है। इन समरी, वेटरिनरी जीआई टूलबॉक्स को इफेक्टिवली मास्टर करने के लिए ओआरटी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद ड्रग सिलेक्शन स्ट्रिक्टली अंडरलाइंग मैकेनिकल डिस्फंक्शन के बेसिस पर होना चाहिए। सिस्टम को ब्रेक्स चाहिए, टाइटनर्स, शील्ड्स या प्लग्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पीशीज स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि जो ड्रग एक डॉग के लिए थेरेप्यूटिक है वही कैट के लिए फीटल हो सकता है। अल्टीमेट गोल हमेशा पूरे पेशेंट को ट्रीट करना है, सिर्फ डायरिया सिम्टम को सप्रेस करना नहीं। अब हम डाइजेस्टिव फार्माकोलॉजी में गट मूवर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली पर्गेटिव्स और लैक्सेटिव्स पर फोकस होगा। सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी को इंटेंसिटी थर्मोमीटर के थ्रू समझना होगा, क्योंकि गट फार्माकोलॉजी में इंटेंसिटी सब कुछ होती है। लैक्सेटिव, जिसे एपीरियंट भी कहा जाता है, एक माइल्ड एक्शन प्रोड्यूस करता है जो सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल्स एलिमिनेट करता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर पर्गेटिव या कथाटिक होता है जो इंटेस्टिनल एक्टिविटी को मार्केडली इंटेंसिफाई करता है और ज्यादा फ्लूइड या वाटरी इवैक्यूएशन कॉज करता है। ये इफेक्ट ऑफन डोज डिपेंडेंट होता है, मतलब लोअर डोजेज में सेम ड्रग जेंटल लैक्सेटिव की तरह एक्ट कर सकती है, जबकि हायर डोजेज में पावरफुल पर्गेटिव बन जाती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन ड्रग्स के क्लियर इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इनका यूज अक्यूट नॉन डाइटरी कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, जीआई ट्रैक्ट से पॉइजन्स रैपिडली रिमूव करने के लिए, एडवांस्ड प्रेगनेंसी या प्रोलैप्स में पेनफुल टेनेस्मस प्रिवेंट करने के लिए, सर्जरी या इमेजिंग से पहले बाउल इवैक्यूएट करने के लिए और एंथेलमिंथिक ट्रीटमेंट के बाद डेड पैरासाइट्स क्लियर करने के लिए होता है। लेकिन इन्हें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए अगर एनिमल को अनडायग्नोज्ड एब्डोमिनल पेन या वॉमिटिंग हो, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन जैसे स्ट्रिक्चर या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरकैल्सीमिया प्रेजेंट हो। सर्टेन स्टिमुलेंट पर्गेटिव्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। मेडिकेशन चूज करते वक्त लेटेंसी और कंसिस्टेंसी मैट्रिक्स का यूज करना जरूरी है। अगर 1 to 3 डेज में सॉफ्ट फॉर्म्ड फीसीज चाहिए तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स जैसे ब्रैन, डॉक्यूसेट्स, लिक्विड पैराफिन या लैक्टुलोज चूज करते हैं। अगर 6 to 8 आवर्स में सेमी फ्लूइड स्टूल्स रिक्वायर्ड हो तो फिनोफ्थलीन, बाइसाकोडिल या सेना यूज करते हैं। इमीडिएट वाटरी इवैक्यूएशन के लिए 1 to 3 आवर्स में सलाइन या ऑस्मोटिक पर्जिटिव्स और कैस्टर ऑयल प्रेफर्ड होते हैं। गट मूवर्स का जनरल मैकेनिज्म फीकल वाटर कंटेंट इंक्रीज करना होता है। ये प्राइमरीली 4 मैकेनिज्म से काम करते हैं: ऑस्मोटिक या हाइड्रोफिलिक एक्शन से वाटर रिटेन करना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इनहिबिशन के थ्रू नेट वाटर अब्जॉर्प्शन कम करना, एडेनाइलेट साइक्लेज स्टिम्युलेशन या प्रोस्टाग्लैंडिन एनहांसमेंट के थ्रू एक्टिव सिक्रीशन बढ़ाना, और मायेंटेरिक प्लेक्सस पर एक्ट करके प्रोपल्सिव गट मोटिलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज करना। पहली मेजर कैटेगरी है
ऑस्मोटिक पर्जेटिव्स, जो गट के अंदर वाटर मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। ये नॉन एब्जॉर्बेबल या पुअरली एब्जॉर्बेबल सॉल्ट्स और पॉलीमर्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में रिमेन करते हैं और ऑस्मोटिक फोर्स से वाटर रिटेन करते हैं। इससे बाउल फिजिकली डिस्टेंड होता है, जो इनडायरेक्टली पेरिस्टाल्सिस ट्रिगर करता है। इनका रैपिड ऑनसेट स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इंजेस्टेड पॉइजन्स को क्विकली एलिमिनेट करने के लिए ये कैथार्टिक्स ऑफ चॉइस होते हैं। ऑस्मोटिक आर्सेनल में मल्टीपल सॉल्ट्स और सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। मैग्नीशियम सॉल्ट्स जैसे एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम ऑक्साइड ओरल डोज 5-15 ग्राम्स पर दिए जाते हैं, लेकिन ये बिटर टेस्ट रखते हैं और चोलीसिस्टोकाइनिन रिलीज भी स्टिम्युलेट करते हैं। रीनल इंसफिशिएंसी में इनका यूज अवॉइड करना चाहिए। सोडियम सॉल्ट्स जैसे ग्लाउबर सॉल्ट और सोडियम फॉस्फेट इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। रोशी सॉल्ट और लैक्टुलोज भी यूजफुल ऑप्शंस हैं। एक क्रिटिकल वेटरनरी वार्निंग याद रखें, कैट्स को सोडियम फॉस्फेट फ्लीट एनिमास कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फेटल हाइपरफॉस्फेटीमिया कॉज कर सकता है। अगला कैटेगरी है स्टिम्युलेंट या इरिटेंट पर्गेटिव्स, जो अग्रेसिव गट प्रोड्यूस के रूप में काम करते हैं। ये मोस्टली प्लांट डेरिवेटिव्स होते हैं और पेनफुल ग्रिपिंग क्रैम्प्स कॉज कर सकते हैं। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज डीपली इनहिबिट करते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन रिड्यूस करते हैं और स्मूथ मसल प्लस माइंटेरिक प्लेक्सस स्टिम्युलेट करके कोलोनिक मोटिलिटी फोर्सफुली इंक्रीज करते हैं। प्रेगनेंसी में ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स यूटेराइन स्टिम्युलेशन कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म यूज कोलोनिक एटनी डेवलप करता है। स्टिम्युलेंट रोस्टर में कैस्टर ऑयल, एंथ्राक्विनोन्स और डाइफेनाइल मेथेन्स इंक्लूड होते हैं। कैस्टर ऑयल पैनक्रियाटिक लाइपेजेस के थ्रू रिसिनोलिएट्स में कन्वर्ट होता है, जो हाईली वायलेंट पर्गेटिव इफेक्ट 1 to 3 आवर्स में प्रोड्यूस करता है। ये मिल्क में सिक्रीट होता है और नर्सिंग यंग को अनइंटेंशनली पर्ज कर सकता है। एंथ्राक्विनोन्स जैसे सेना और कैस्करा साग्राडा का ऑनसेट 6 to 8 आवर्स होता है और जनरली नाइट डोजिंग होती है। एलो डिराइव्ड एमोडिन हॉर्सेस के सिग्मोइड फ्लेक्सो को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। बाइसाकोडिल और फिनोफ्थलीन भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जहां फिनोफ्थलीन अल्कलाइन यूरिन को ब्राइट पिंक कलर दे सकता है। बल्क पर्गेटिव्स एक जेंटलर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्वेलिंग स्पॉन्जेस की तरह एक्ट करते हैं। ये डाइटरी फाइबर्स और हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, जैसे अनअब्जॉर्बेबल सेल वॉल्स, पेक्टिन्स और पॉलीसैकेराइड्स। इंजेक्शन के बाद ये वाटर अब्जॉर्ब करके स्वेल करते हैं, स्टूल बल्क इंक्रीज करते हैं, फीसीज सॉफ्टन करते हैं और कोलोनिक ट्रांजिट फैसिलिटेट करते हैं। इस जेंटल मैकेनिज्म के कारण सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिपेशन इन डॉग्स एंड कैट्स के लिए ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होते हैं। बल्क एजेंट्स नेचुरल और सेमी सिंथेटिक कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। नेचुरल एजेंट्स में व्हीट ब्रान और सिलियम या इसबगुला हस्क इंक्लूड होते हैं। सेमी सिंथेटिक ऑप्शंस में मिथाइल सेल्यूलोज और कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इन एजेंट्स को हमेशा जेनरस वाटर के साथ एडमिनिस्टर करना चाहिए और कभी ड्राई स्वॉलो नहीं करवाना चाहिए, वरना सिवियर इसोफेजियल इंफेक्शन हो सकता है। ओनर्स को समझाना चाहिए कि इनका इफेक्ट 1 to 3 डेज में ग्रेजुअली डेवलप होता है। लुब्रिकेंट्स और सर्फैक्टेंट्स स्टूल के लिए एक वाटर स्लाइड क्रिएट करते हैं। इस कैटेगरी में लिक्विड पैराफिन और डॉक्यूसेट्स इंक्लूड होते हैं। ये फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं और सिर्फ स्टूल को फिजिकली कोट, लुब्रिकेट और सॉफन करते हैं, साथ ही वाटर को स्टूल मैट्रिक्स में ट्रैप रखते हैं। स्टैंडर्ड डॉग के लिए लिक्विड पैराफिन की डेली डोज 15 to 30 मिलीलीटर्स होती है। लिक्विड पैराफिन के सीरियस डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है लिपिड निमोनिया अगर एस्पिरेशन हो जाए। लॉन्ग टर्म यूज फैट सॉल्युबल विटामिन डिफिशियंसीज कॉज कर सकता है, क्योंकि विटामिन स्टूल के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। स्मॉल अमाउंट्स म्यूकोजा क्रॉस करके फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमास ट्रिगर कर सकते हैं और एनल लीकेज एनोरेक्टल हीलिंग डिले कर सकती है। फार्मेसी शेल्फ पर आपको कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली मिलेंगे जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। एगेरॉल में लिक्विड पैराफिन, फिनोल्फ्थिलीन और एगर कंबाइन होता है। क्रेमाफीन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्विड पैराफिन और फिनोल्फ्थिलीन का ब्लेंड होता है। जूलैक्स बिसाकोडिल और कैसेंथ्रॉल कंबाइन करता है। लैक्सेटिन सेनोसाइड्स और डॉक्यूसेट्स यूज करता है और पर्सुनिड आईएन प्यूरिफाइड सेना एक्सट्रैक्ट के साथ डॉक्यूसेट्स ब्लेंड करता है। ये कॉम्बिनेशंस मल्टीपल मैकेनिज्म्स को एक साथ टारगेट करके स्टबर्न कॉन्स्टिपेशन केसेस को टैकल करते हैं। आखिर में पर्गेटिव अब्यूज के विशियस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। क्रॉनिक यूज स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी डेवलप हो सकती है जो स्पास्टिक कोलाइटिस और परमानेंटली स्लगिश बाउल लीड करती है। सिस्टेमिक डेंजर्स में सीवियर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, स्पेशली हाइपोकैलीमिया, स्टियाटोरिया, मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम और प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी इंक्लूड होते हैं।
अल्टीमेट क्लिनिकल टेकअवे ये है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केसेस में हमेशा अंडरलाइंग रूट कॉज को डायग्नोस और ट्रीट करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ट्रांजिट सिम्टम्स को बार बार सप्रेस करना। अब आगे हम द वेट्स गाइड टू जीआई फार्माकोलॉजी के बेसिस पर माउथ से स्टमक तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को सिस्टमैटिकली समझेंगे और की ड्रग्स और उनके मैकेनिज्म्स को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम एंट्रीवे यानी माउथ से स्टार्ट करते हैं, जहां सैलिवेशन कंट्रोल हमारी फर्स्ट कंसर्न होती है। कभी कभी हमें सलाइवा इंक्रीज करना होता है और इसके लिए हम सियालोगॉग्स यूज करते हैं, जैसे वेजिटेबल बिटर्स, जेंशियन, क्वासिया और नक्स वोमिका। ये ड्रग्स टेस्ट बड्स को डायरेक्टली स्टिम्युलेट करके या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन के थ्रू सलाइवा वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जिससे एपेटाइट और डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है। लार्ज एनिमल्स में ये पर्टिकुलरली टॉनिक के रूप में यूजफुल होते हैं। दूसरी तरफ जब हमें सलाइवा डिक्रीज करना होता है, जैसे माउथ सर्जरी या सलाइवरी सिस्ट एक्सिजन के प्री मेडिकेशन में, तब हम एंटी सियालोगॉग्स यूज करते हैं। एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट जैसे ड्रग्स पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन के थ्रू सलाइवेशन सप्रेस करते हैं। अब हम स्टमक एक्स और एपेटाइट स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं। जब पेशेंट खाना नहीं खा रहा होता, तब मल्टीपल थेरेप्यूटिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्टमक एक्स जैसे जिंजर, जेंशियन और चिराता टेस्ट बड स्टिम्युलेट करके स्टमक टोन और एपेटाइट एनहांस करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथाजोन यूफोरिया इंड्यूस करके एपेटाइट स्टिम्युलेट करते हैं, लेकिन इनके एडवर्स इफेक्ट्स, इम्यूनोसप्रेशन और गैस्ट्रिक अल्सरेशन का ध्यान रखना जरूरी है। बेंजोडायज़ेपिन्स, स्पेसिफिकली डायज़ेपैम और ऑक्साज़ेपैम, हाइपोथैलेमिक सेटाइटी सेंटर डिप्रेस करके शॉर्ट टर्म एपेटाइट स्टिम्युलेशन प्रोवाइड करते हैं, दो सिडेशन और अटैक्सिया का रिस्क रहता है। साइप्रोहेप्टेडीन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज स्पेसिफिक वार्निंग याद रखें। ये सेरोटोनिन और H1 एंटागनिस्ट के रूप में कैट्स में एपेटाइट स्टिम्युलेट करता है, लेकिन डॉग्स में इनइफेक्टिव है और फीलाइन पेशेंट्स में मार्क्ड अग्रेशन ट्रिगर कर सकता है। अब हम वॉमिटिंग के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स पर आते हैं। वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है और इस पाथवे को समझना रिसेप्टर मैपिंग जैसा है। दो मेजर कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ जो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर लोकेटेड होता है, और वॉमिटिंग सेंटर जो मेड्यूला में सिचुएटेड होता है। CTZ में 5-HT3, D2, मस्कैरेनिक और H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो एमेटिक स्विचेस की तरह काम करते हैं। साथ ही वेगल एफरेंट्स गट से सिग्नल्स अपवर्ड भेजते हैं। वॉमिटिंग इंड्यूस या सप्रेस करने के लिए ड्रग्स को इन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को प्रिसाइसली टारगेट करना पड़ता है। जब हमें सेंट्रली वॉमिटिंग इंड्यूस करनी होती है, तब एमेटिक्स यूज किए जाते हैं और यहाँ स्पीशीज स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉग्स के लिए एपोमॉर्फिन ड्रग ऑफ चॉइस है, जो D2 एगनिस्ट के रूप में CTZ पर एक्ट करता है और सबक्यूटेनियस या कंजंक्टिवल लैमेला फॉर्म में दिया जा सकता है। एक क्रिटिकल रूल, अगर फर्स्ट डोज इनइफेक्टिव हो तो रिपीट डोज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट डोजेस एमेटिक सेंटर डिप्रेस कर देती हैं। कैट्स के लिए जाइलेजीन प्रिफर्ड एमेटिक है। एपोमॉर्फिन कैट्स में स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये सिवियर एक्साइटमेंट कॉज करता है। सिरप ऑफ आइपिकैक्वाना भी एक ऑप्शन है, जो सेंट्रली और लोकली दोनों एक्ट करता है बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लेकिन ओवरडोज कार्डियोटॉक्सिसिटी और अरिथमियाज कॉज कर सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल के साथ इसे कभी कंबाइन नहीं करना चाहिए। लोकली एक्टिंग एमेटिक्स भी क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स में यूज होते हैं। इनमें वार्म वाटर विद सैचुरेटेड NaCl क्रिस्टल्स, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मस्टर्ड पेस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंक्लूड होते हैं। लेकिन डू नॉट प्यूक रूल्स याद रखना इक्वली एसेंशियल है। हॉर्सेस, रैबिट्स और रोडेंट्स एनाटॉमिकल रीजन से वॉमिट नहीं कर सकते। अनकॉन्शियस, डिबिलिटेटेड, प्रेग्नेंट या हर्निया पेशेंट्स में एमिसिस अवॉइड करनी चाहिए। कोरोसिव पॉइजन्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंजेशन के केसेस में वॉमिटिंग इंड्यूस करना सिवियर टिश्यू डैमेज को वर्सन करेगा। अब हम एंटी एमेटिक्स की तरफ आते हैं, जो वॉमिटिंग सेंटर को सप्रेस करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डिजीज ट्रीट करना जरूरी होता है, क्योंकि एंटी एमेटिक्स अंडरलाइंग पैथोलॉजी को मास्क कर सकते हैं। फिनोथायाजीन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एमेटिक्स हैं। प्रोमेथाजीन H1 एंटागनिस्ट और एंटी मस्क्यूरिनिक है, जो मोशन सिकनेस के लिए यूजफुल है। प्रोक्लोरपेराजीन D2 एंटागनिस्ट है, लेकिन एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स दे सकता है। क्लोरप्रोमाजीन सेडेटिव एंटीएमेटिक के रूप में यूज होता है। टारगेटेड ब्लॉकर्स में हायोसिन M2 एंटागनिस्ट और ऑन्डांसिट्रॉन 5-HT3 एंटागनिस्ट इंक्लूड होते हैं। ऑन्डांसिट्रॉन पर्टिकुलरली कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया और CTZ ट्रिगर्ड वॉमिटिंग के लिए हाईली इफेक्टिव है। कभी कभी गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंप्रूव करना बेस्ट थेरेप्यूटिक अप्रोच होता है और यहाँ प्रोकाइनेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ये ड्रग्स 5-HT4 रिसेप्टर्स के थ्रू गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग प्रमोट करते हैं। गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स और सर्टेन वॉमिटिंग डिसऑर्डर्स में ये यूजफुल होते हैं। सिसाप्राइड और टेगासीरॉड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। मेटोक्लोप्रोमाइड एक ड्यूअल एक्शन हीरो है। ये D2 एंटागनिस्ट और वीक 5-HT3 एंटागनिस्ट के रूप में एंटी एमेटिक एक्शन करता है। साथ ही अपर जीआई मोटिलिटी एनहांस करता है विदाउट कॉजिंग डायरिया। इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग एक्सेलरेट करके दूसरे ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है। अब हम स्टमक के एसिड बैटल ग्राउंड पर पहुंचते हैं, पराइटल सेल। ये एसिड फैक्ट्री हिस्टामीन, गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन इनपुट्स के थ्रू H+K+ ATPase प्रोटॉन पंप एक्टिवेट करती है। एसिड, पेप्सिन, बाइल और NAID स्टमक लाइनिंग को डैमेज करते हैं, जबकि म्यूकस, बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोटेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अल्सर ट्रीटमेंट के लिए फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज इंक्लूड एसिड न्यूट्रलाइजेशन, रिसेप्टर ब्लॉकेड, प्रोटॉन पंप इनहिबिशन या फिजिकल म्यूकोजल प्रोटेक्शन। एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए एंटासिड्स यूज किए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सिस्टेमिक एंटासिड है जो रैपिड रिलीफ देता है, लेकिन सिस्टेमिक एल्कलोसिस, रीबाउंड एसिडिटी और सोडियम ओवरलोड का रिस्क रखता है। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ऑस्मोटिक डायरिया और कैल्शियम कार्बोनेट, रैपिड एक्शन बट रीबाउंड एसिडिटी इंक्लूड होते हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को कंबाइन करने से अपोजिंग जीआई इफेक्ट्स बैलेंस हो जाते हैं। एंटासिड्स को फीडिंग के 1 घंटे बाद एडमिनिस्टर करना ऑप्टिमल होता है। अगर सिग्नल ब्लॉकेड चाहिए तो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स यूज किए जाते हैं। ये पराइटल सेल H2 रिसेप्टर्स को कंपेटिटिवली ब्लॉक करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट रिड्यूस करते हैं। सिमेटिडीन हेपेटिक साइटोक्रोम P450 इनहिबिट करता है, जिससे ड्रग इंटरैक्शंस का रिस्क होता है। रैनिटिडीन मोर पोटेंट है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग इंप्रूव करता है और लिवर एंजाइम इनहिबिशन सिग्निफिकेंटली कम करता है। फैमोटिडीन और भी पोटेंट है और वंस डेली डोजिंग अलाउ करता है। मोस्ट पोटेंट एसिड सप्रेशन के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज होते हैं। ओमेप्राजोल H+K+ ATPase को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है, मीनिंग न्यू प्रोटॉन पंप सिंथेसाइज होने तक एसिड सिक्रीशन सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड रहती है। गैस्ट्रिक और डुओडेनल अल्सर्स के लिए ये हाईली इफेक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्रूशल रूल है कि इसे फूड से 30 मिनट्स पहले दिया जाए। फाइनल प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी है साइटोप्रोटेक्टिव्स। सुक्रलफेट एसिडिक पीएच में विस्कस जेल फॉर्म करता है, जो अल्सर बेस पर फिजिकली एडहेयर करके एसिड, बाइल और पेप्सिन के अगेंस्ट बैरियर क्रिएट करता है। ये एसिड न्यूट्रलाइज नहीं करता, सिर्फ म्यूकोजल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिपेशन इसका मेन साइड इफेक्ट है और ये टेट्रासाइक्लिन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स और सिमेटिडीन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। मीजोप्रोस्टॉल एक सिंथेटिक PGE1 एनालॉग NSAID इंड्यूस्ड अल्सर्स में यूज होता है बाय रिस्टोरिंग प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड म्यूकस, बाइकार्बोनेट और ब्लड फ्लो प्रोटेक्शन। लेकिन ये पावरफुल एबॉर्टिव एजेंट है और प्रेग्नेंट एनिमल्स में स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। समरी के लिए स्पीशीज स्पेसिफिक चीट शीट याद रखें। कैट्स में जाइलजीन एमेटिक यूज करें, कभी एपोमॉर्फिन नहीं। साइप्रोहेप्टेडीन एपेटाइट स्टिम्युलेट कर सकता है, लेकिन अग्रेशन रिस्क है। डॉग्स में एपोमॉर्फिन प्रेफर्ड एमेटिक है और साइप्रोहेप्टेडीन एपेटाइट के लिए इफेक्टिव नहीं है। हॉर्सेज, रैबिट्स और रोडेंट्स वॉमिटिंग एनाटॉमिकली परफॉर्म नहीं कर सकते। सभी प्रेग्नेंट एनिमल्स में एमेसिस इंडक्शन और मीजोप्रोस्टॉल दोनों स्ट्रिक्टली अवॉइड करने चाहिए। वेटरनरी फार्माकोलॉजी में स्पीशीज ही थेरेप्यूटिक स्क्रिप्ट डिक्टेट करती है।